कभी सोचा है कि क्या होता है जब किसी देश का इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की लिस्ट ना हो? मतलब जब वो अर्थव्यवस्था, समाज और लोगों की सोच की एक गहरी परत दर परत कहानी बन जाए। आज हम एक ऐसी ही किताब की गहराई में उतर रहे हैं, श्री बिपिन चंद्र की आधुनिक भारत का इतिहास। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। बिल्कुल, ये वो किताब है जिसने भारत की कई पीढ़ियों की, आप कह सकते हैं, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और आज के भारत के बनने की समझ को एक नई दिशा दी है। तो पहले श्री बिपिन चंद्र के बारे में थोड़ी बात करते हैं। 1930 में जन्मे, 2014 में उनका देहांत हुआ। वो 20वीं सदी के भारत के सबसे जाने-माने और प्रभावशाली इतिहासकारों में से एक थे। हाँ, उनकी खासियत थी कि वो सिर्फ आर्काइव्स में, मतलब पुराने दस्तावेजों में ही नहीं खोए रहते थे, बल्कि आम बहसों में भी अपनी बात रखते थे। और ये किताब आधुनिक भारत का इतिहास उनके सालों के एकेडमिक काम का एक तरह से निचोड़ है और इसे उन्होंने बड़े साफ और सरल तरीके से पेश किया है। ये किताब हमें उस दौर से रूबरू कराती है जब मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ रही थी, फिर कैसे अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। उनके राज का भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या असर पड़ा और फिर कैसे वो राष्ट्रवादी आंदोलन खड़े हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जीती भी। बिल्कुल। और इस किताब की एक खास बात है इसका दोहरा चरित्र। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये एक तरफ तो कॉलेज के छात्रों और खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए एक जरूरी, मतलब टेक्स्ट बुक जैसी है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। और दूसरी तरफ ये इतिहासकारों और सोचने समझने वाले लोगों के लिए एक बहस छेड़ने वाली रचना भी है। इसने इस बात पर एक बड़ी लंबी चर्चा खड़ी की है कि भारत अपने अतीत को कैसे देखता है, कैसे समझता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस बेहद जरूरी किताब के जो मुख्य तर्क हैं, इसकी जो गहरी बातें हैं, उन्हें परत दर परत खोलें। हाँ, ताकि सुनने वालों को इसकी अहमियत और इसके अंदर के विचारों की बेहतर समझ मिल सके। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्री चंद्र कहानी की शुरुआत करते हैं मुगल साम्राज्य के बिखरने से। वो बताते हैं कि कैसे उस दौर में अलग अलग सूबों के नवाब ताकतवर हो गए, मराठा शक्ति उभर कर सामने आई और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पूर्व तक नई क्षेत्रीय ताकतें बन गईं। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये कि चंद्र इस बात पर जोर देते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले का भारत कोई शांत सुनहरा दौर नहीं था। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बेहद जटिल अंदरूनी खींचतान और टकरावों से भरा हुआ नजारा था। ठीक है, तो ये नजरिया क्यों जरूरी है? क्या इससे अंग्रेजी राज को देखने का हमारा तरीका बदल जाता है? हाँ, बिल्कुल। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उन सीधी साधी कहानियों को चुनौती देता है जो कहती हैं कि अंग्रेजी राज आना ही था, या ये कि वो हर जगह एक जैसा बुरा था। चंद्र दिखाते हैं कि हालात बहुत पेचीदा थे और अंग्रेजों का कब्जा कई अलग अलग वजहों और घटनाओं का नतीजा था, न कि कोई पहले से तय बात। मतलब ये कोई इनएविटेबल नहीं था। बिल्कुल। यहाँ जो आकर्षक है वो ये है कि ये हमें इतिहास को ज्यादा गहराई से, ज्यादा जटिलता से देखने पर मजबूर करता है। समझ गए। तो मुगलों के बाद के इस बिखराव के माहौल में ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ताकतवर बन गई? एक व्यापार करने वाली कंपनी से हुकूमत करने वाली ताकत बनने का सफर कैसा था? देखिए, ये क्रमिक प्रक्रिया थी। मतलब श्री चंद्र बताते हैं कि ये कोई एक रात में नहीं हुआ। हाँ, ये तो है। इसके पीछे कई कारण थे। जैसे अंग्रेजों के पास बेहतर फौजी तकनीक थी, उन्होंने कूटनीति और चालाकी का भरपूर इस्तेमाल किया, और हाँ, उन्हें भारत की अंदरूनी राजनीतिक फूट का भी फायदा मिला। तो ये सब चीजें मिलकर एक ऐसी स्थिति बनी जिसने एक व्यापारिक कंपनी को धीरे धीरे सत्ता पर काबिज होने दिया। क्या इसमें कुछ खास पल या घटनाएं थीं जिन्होंने इस बदलाव को रफ्तार दी? मतलब कोई टर्निंग पॉइंट्स? हाँ, बिल्कुल। जैसे प्लासी की लड़ाई 1757 में और फिर बक्सर की लड़ाई 1764 में, ये बहुत अहम मोड़ साबित हुए। अच्छा। इन जीतों ने कंपनी को बंगाल में असल राजनीतिक ताकत दे दी। इसके बाद आए चार्टर एक्ट्स। उन्होंने धीरे धीरे कंपनी के शासन को कानूनी जामा पहना दिया और उसे एक व्यापारिक संस्था से कहीं ज्यादा बना दिया। श्रीचंद्र इन घटनाओं के महत्व को रेखांकित करते हैं। और फिर आता है वो पहलू जिस पर श्रीचंद्र ने शायद सबसे ज्यादा जोर दिया है, अंग्रेजी राज का आर्थिक असर। उनकी ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन की बात बहुत मशहूर है ना? हाँ, बिल्कुल। ये श्रीचंद्र के काम का एक केंद्रीय बिंदु है। चंद्र का सबसे बड़ा धमाका शायद ये था, उन्होंने दिखाया कि अंग्रेजों का राज सिर्फ राजनीतिक कब्जा नहीं था,
बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को सिस्टमैटिकली निचोड़ने का एक सोचा समझा प्लान था। उनका तर्क था कि अंग्रेजों की नीतियों ने भारत के पारंपरिक उद्योगों, खासकर कपड़ा उद्योग, को तबाह कर दिया। इसे औद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। खेती को भी इस तरह बदला गया कि वो ब्रिटेन की जरूरतें पूरी करें। मतलब अनाज की जगह नगदी फसलें जैसे कपास, नील, ये सब उगाई जाने लगी। और ये धन निष्कासन, इसका क्या मतलब था? क्या सचमुच भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा था? हाँ बिल्कुल। धन निष्कासन मतलब भारत का पैसा और संसाधन बिना किसी ठोस वापसी के ब्रिटेन भेजा जा रहा था। कैसे? किस रूप में? ये टैक्स के रूप में जाता था, अंग्रेज अधिकारियों की मोटी तनख्वाह और पेंशन के रूप में जाता था, और ब्रिटेन ने जो कर्जे भारत पर लादे थे उनके ब्याज के रूप में भी। श्री चंद्र ने आंकड़ों और उदाहरणों से ये दिखाया कि कैसे भारत की जो एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी उसे तोड़ा गया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतें पूरी करने वाली एक पिछलग्गू अर्थव्यवस्था बना दिया गया। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के कई हिस्से लंबे समय तक गरीबी और पिछड़ेपन के शिकार हो गए। बाप रे! तो ये ड्रेन थ्योरी सिर्फ एक अकादमिक बात नहीं है, ये समझने की चाबी है कि भारत की गरीबी की जड़ें कहां तक जाती हैं। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अपने काबू में कर लिया और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन ये सिर्फ पैसे का खेल तो नहीं था, है ना? सामाजिक ताना बाना भी तो बदल रहा होगा उस वक्त। हाँ, बिल्कुल। आर्थिक बदलावों के साथ साथ समाज में भी बड़ी उथल पुथल हो रही थी। श्री चंद्र बताते हैं कि कैसे नए सामाजिक वर्ग उभर रहे थे। जैसे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नए जमींदार, शहरों में रहने वाले व्यापारी और पूंजीपति, और एक अंग्रेजी पढ़ा लिखा नया बाबू वर्ग, मतलब नौकरशाही। पुराने जातिगत समीकरण भी बदल रहे थे, खासकर व्यापार और खेती में आए बदलावों की वजह से। चंद्र उन्हें कैसे देखते हैं? चंद्र इन समाज सुधारकों और उनके आंदोलनों को उसी औपनिवेशिक दौर के तनावों और विरोधाभासों के बीच रखकर देखते हैं। वो मानते हैं कि इन सुधारकों ने वाकई समाज की कुछ बड़ी बुराइयों को चुनौती दी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव। हाँ, ये तो सच है। लेकिन साथ ही चंद्र ये भी इशारा करते हैं कि कई बार इन सुधारों के पीछे इन नए उभरते हुए वर्गों के अपने हित भी जुड़े हुए थे। वो इन सुधारकों के प्रति कभी सहानुभूति दिखाते हैं तो कभी उनकी सीमाओं की आलोचना भी करते हैं। मतलब वो दिखाते हैं कि ये सुधार आंदोलन आधुनिकता और परंपरा के बीच एक जटिल संवाद का हिस्सा थे। और विचारों और संस्कृति के स्तर पर क्या हो रहा था? अंग्रेजी राज और पश्चिमी विचारों का क्या असर पड़ रहा था भारत पर? ये भी एक दिलचस्प पहलू है जिसे किताब कवर करती है। एक तरफ तो पश्चिमी शिक्षा पाए अभिजात वर्ग के लोग थे। वो पश्चिमी विज्ञान, तर्क और संवैधानिक विचारों से प्रभावित थे और उन्हें अपना रहे थे। दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारक और लेखक थे जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे। श्रीचंद्र दिखाते हैं कि ये दौर पश्चिमी आधुनिकता और भारतीय परंपराओं के बीच टकराव का भी था और संवाद का भी। अच्छा। भाषा, शिक्षा, धर्म, इन सब पर तीखी बहसें चल रही थी कि भारत को अपना रास्ता कैसे बनाना चाहिए। अब फिर आता है राष्ट्रवाद का दौर। किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी पर केंद्रित है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनना, नरम दल और गरम दल, ये सब कैसे विकसित हुआ? हाँ, ये किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रीचंद्र भारतीय राष्ट्रवाद के क्रमिक विकास को बड़े विस्तार से दिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे शुरुआती दौर में कांग्रेस का नेतृत्व नरमपंथी नेताओं के हाथ में था। वो अंग्रेजों से अपील और याचिकाओं के जरिए सुधार चाहते थे, जिन्हें मॉडरेट्स कहते हैं। हाँ, मॉडरेट्स। फिर गरमपंथी नेताओं का उभार हुआ, एक्सट्रीमिस्ट्स, जो ज्यादा आक्रामक तरीके अपनाने के पक्ष में थे। चंद्र इन अलग अलग धाराओं की रणनीतियों, उनके नेताओं के विचारों और उनके नैतिक आधारों को बहुत बारीकी से समझाते हैं। और गांधी जी का आगमन, उसने कैसे सब कुछ बदल दिया? गांधी जी का आगमन भारतीय राष्ट्रवाद में एक बहुत बड़ा मोड़ था। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। श्रीचंद्र इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि कैसे गांधी जी ने अहिंसक सत्याग्रह और जन लामबंदी के जरिए आजादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों के दायरे से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया। सही बात है। उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, समाज के हर तबके को इस आंदोलन से जोड़ा। चंद्र दिखाते हैं कि कैसे इस जन भागीदारी ने भारतीय राजनीति का चेहरा ही बदल दिया और अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। और फिर आजादी के करीब का दौर 1919 से 1947 तक, ये तो बहुत ही उथल पुथल भरा समय रहा होगा। बिल्कुल। किताब के आखिरी हिस्से इसी दौर पर केंद्रित हैं।
पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजी राज की धाक, वो जो इज्जत थी, वो कमजोर पड़ने लगी थी। 1920, 30 और 40 के दशकों में बड़े बड़े जन आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन आजादी की राह सीधी नहीं थी। इसी दौर में सांप्रदायिक तनाव भी बहुत बढ़ गया, हाँ। जिसका अंत 1947 में देश के दर्दनाक बंटवारे के रूप में हुआ। विभाजन पर श्री चंद्र का क्या नजरिया है? क्या वो इसे महज एक हादसा मानते हैं, मतलब एक ट्रेजेडी? नहीं, श्रीचंद्र विभाजन को महज एक हादसा या दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं मानते। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। वो इसे राजनीतिक नाकामियों, अलग अलग गुटों के अपने अपने हितों और हाँ, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति समेत कई जटिल कारणों का नतीजा मानते हैं। अच्छा। वो इसे इतिहास की एक ऐसी त्रासदी के रूप में देखते हैं जिससे शायद बचा जा सकता था अगर राजनीतिक नेतृत्व ने ज्यादा समझदारी और दूरदर्शिता दिखाई होती। हमने किताब के अंदर की बातों पर तो काफी चर्चा कर ली। अब जरा श्रीचंद्र के लिखने के अंदाज पर आते हैं। कैसा है उनका स्टाइल? क्या ये किताब सिर्फ एकेडमिक लोगों के लिए है या आम पाठक भी इसे आसानी से पढ़ सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, श्रीचंद्र का लिखने का अंदाज एक ऐसे शिक्षक का है जो सिर्फ जानकारी नहीं देना चाहता, बल्कि आपको समझाना और अपनी बात मनवाना भी चाहता है। भाषा बहुत साफ और सदी हुई है, वाक्य रचना सीधी है। हाँ, जो एकेडमिक संस्करण है उनमें फुटनोट्स और रेफरेंस काफी ज्यादा हैं, लेकिन जो मूल पाठ है वो आम पाठक के लिए भी समझना आसान है। वो बेवजह के भारी भरकम एकेडमिक शब्दों से बचते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है लिखने में आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से उनकी सबसे बड़ी खूबी है संश्लेषण, मतलब सिंथेसिस। अलग अलग चीजों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। वो मुश्किल आर्थिक सिद्धांतों, समाज में हो रहे बदलावों और राजनीतिक विचारों की बहसों को एक साथ बुनकर एक पठनीय कहानी बना देते हैं। अच्छा। यही वजह है कि ये किताब इतनी प्रभावशाली है। इसमें कहानी है, पात्र हैं और दांव पर लगी चीजें हैं जो पाठक को बांधे रखती हैं। अब अगर हम इस किताब का थोड़ा आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, इसकी सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं? स्ट्रेंथ्स? देखिए, इसकी कई ताकतें हैं। पहली, जैसा मैंने कहा, इसका व्यापक संश्लेषण। ये राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को एक साथ जोड़कर देखती है, जिससे पाठक को एक मुकम्मल तस्वीर मिलती है। हाँ। दूसरी, इसकी सुलभ भाषा और स्पष्टता। इसी वजह से ये छात्रों और आम लोगों में इतनी लोकप्रिय हुई। तीसरी, ये घटनाओं के पीछे के संरचनात्मक कारणों पर जोर देती हैं, जैसे जमीन के रिश्ते, व्यापार की नीतियां, संस्थाओं में बदलाव, न कि सिर्फ किस्से कहानियों पर। और चौथी, इसकी नैतिक स्पष्टता। श्रीचंद्र ये कहने से हिचकिचाते नहीं कि अंग्रेजी राज ने भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया। ये नजरिया इसे आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए एक उपयोगी किताब बनाता है। लेकिन क्या इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं? हर प्रभावशाली काम की तरह इस पर भी कुछ सवाल तो उठे ही होंगे। हाँ, बिल्कुल। और इन आलोचनाओं को भी समझना जरूरी है ताकि हम किताब को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकें। और ये बातें हमें तटस्थ होकर बतानी चाहिए ना। बिल्कुल। तो कुछ आलोचकों का मानना है कि श्रीचंद्र का झुकाव मार्क्सवादी विचारधारा की तरफ ज्यादा है। मतलब वो इतिहास को समझने के लिए आर्थिक ताकतों और वर्गों के संघर्ष पर जरूरत से ज्यादा जोर देते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि ऐसा करने में वो कभी कभी संस्कृति या व्यक्तिगत भूमिकाओं या फिर अचानक घटी घटनाओं के महत्व को कम आंकते हैं। अच्छा, यानी आर्थिक नजरिए पर ज्यादा फोकस। और कोई आलोचना? हाँ, दूसरी आलोचना यह है कि किताब का दायरा क्योंकि बहुत बड़ा है, तो ये कभी कभी क्षेत्रीय विविधताओं या हाशिए पर मौजूद आवाजों को नजरअंदाज कर देती है। जैसे? अब जैसे अलग अलग इलाकों के अपने खास इतिहास या आदिवासियों, दलितों और महिलाओं के अनुभवों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना शायद बाद के और ज्यादा विशिष्ट शोध में दिया गया है। और तीसरी बात, कुछ विद्वान मानते हैं कि श्रीचंद्र की कहानी एक एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन की मंजिल की तरफ बढ़ती हुई दिखती है। अच्छा। और इस प्रक्रिया में वो उन दूसरी राजनीतिक सोच या आवाजों को कम महत्व देते हैं जो इस मुख्य धारा के राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थी या उसमें फिट नहीं बैठी। तो इन आलोचनाओं का मतलब ये हुआ कि किताब बेकार है या इसकी अहमियत कम हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आलोचनाएं किताब की अहमियत को कम नहीं करती। देखिए, हर ऐतिहासिक काम अपनी सीमाओं के साथ आता है। ये आलोचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास को कई अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिए। सही बात है। बिपिन चंद्र की किताब आज भी आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए एक बुनियादी और बेहद महत्वपूर्ण कृति है। भले ही बाद के विद्वान इसके कुछ हिस्सों पर सवाल उठाते हों या उनमें नई बातें जोड़ते हों। तो कुल मिलाकर इस किताब की ऐतिहासिक और अकादमिक अहमियत क्या है? इसने क्या बदला? तो इस सब का क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा असर पड़ा है सच में। सबसे पहले तो इतिहास लेखन पर, मतलब हिस्टोरियोग्राफी पर।
इतिहास को देखने, समझने और लिखने के तरीके पर। कैसे? श्रीचंद्र ने भारत में इतिहास लिखने का रुख बदला। पहले जहां ज्यादा जोर सिर्फ राजनीतिक घटनाओं और बड़े नेताओं पर होता था, चंद्रा और उनके जैसे इतिहासकारों ने ध्यान सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं की तरफ मोड़ा। उन्होंने इस सोच को मजबूत किया कि उपनिवेशवाद सिर्फ राजनीतिक गुलामी नहीं थी, बल्कि इसने भारत के उत्पादन के तरीकों और सामाजिक रिश्तों को भी गहराई से बदल दिया था। इससे शोध का एजेंडा भी बदला। लोग खेती में बदलाव, उद्योगों के पतन, नए वर्गों के बनने जैसे विषयों पर ज्यादा रिसर्च करने लगे। और शिक्षा और आम लोगों की सोच पर इसका क्या असर हुआ? बहुत बड़ा असर। जैसे हमने पहले कहा, यह किताब कॉलेजों और सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बन गई। सोचिए, इसका मतलब है कि भारत के हजारों लाखों भावी अधिकारियों, शिक्षकों और पढ़े लिखे नागरिकों ने इतिहास को चंद्र के नजरिए से पढ़ा और समझा। एक ऐसा नजरिया जिसमें अंग्रेजी राज की आर्थिक नीतियों और उनके परिणामों पर बहुत जोर है। ये किताब राष्ट्रीय स्मृति मतलब नेशनल मेमोरी का हिस्सा बन गई है। अच्छा। जब भी भारत में पाठ्यपुस्तकों या इतिहास को लेकर बहस होती है, बिपिन चंद्र का काम अक्सर चर्चा के केंद्र में होता है, क्योंकि ये बताता है कि हम औपनिवेशिक अन्याय और आजादी की लड़ाई को कैसे याद करते हैं। क्या दूसरे विषयों के विद्वानों के लिए भी ये किताब उपयोगी रही, मतलब इतिहास के अलावा? हाँ, जरूर, क्योंकि श्री चंद्र ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को जोड़ा। इसलिए ये किताब सिर्फ इतिहासकारों के लिए ही नहीं, बल्कि राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के विद्वानों और छात्रों के लिए भी उपयोगी साबित हुई। उन्हें इसमें आधुनिक भारत को समझने के लिए एक बना बनाया संक्षिप्त ढांचा मिल गया। जिस तरह से उन्होंने आर्थिक आंकड़ों और राजनीतिक विश्लेषण का इस्तेमाल किया, वो इसे मानविकी, ह्यूमैनिटीज और सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेज दोनों के लिए एक मॉडल बनाता है। और क्या आज के भारत के लिए भी ये किताब प्रासंगिक है, रेलेवेंट है? मेरे विचार में बिल्कुल है। आज भी भारत में विकास, असमानता, गरीबी, सांप्रदायिकता और इतिहास को लेकर तीखी बहसें चलती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल चलती हैं। तो श्रीचंद्र का विश्लेषण, खासकर आर्थिक शोषण और पिछड़ेपन के संरचनात्मक कारणों पर उनका जोर, हमें आज की आर्थिक चुनौतियों को समझने का एक ऐतिहासिक संदर्भ देता है। सांप्रदायिकता और विभाजन पर उनका विश्लेषण हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में दरारें क्यों पड़ती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं, तो ये किताब हमें सिखाती है कि अतीत को समझे बिना हम वर्तमान को नहीं समझ सकते और भविष्य को बेहतर नहीं बना सकते। तो संक्षेप में कहें तो श्री बिपिन चंद्र की आधुनिक भारत का इतिहास सिर्फ एक किताब नहीं है, बिल्कुल, बल्कि ये इतिहास को देखने का एक चश्मा है, एक नजरिया है जिसे हम अपने साथ लेके चलते हैं। हाँ, एक तरह का फ्रेमवर्क। बिल्कुल, ये हमें सिखाती है कि इतिहास को समझते वक्त किन चीजों पर ध्यान देना है, आर्थिक हित, संस्थाओं का रोल, समाज में बदलाव और विचारों की लड़ाई। ये छात्रों और शिक्षकों के लिए तो जरूरी है ही, आम नागरिकों के लिए भी आंखें खोलने वाली किताब है। बिल्कुल, और यहाँ एक बात और जोड़ने वाली है। श्री चंद्र के लिए इतिहास लिखना सिर्फ अतीत का लेखा जोखा तैयार करना नहीं था, ये एक तरह का आह्वान भी था, एक कॉल टू एक्शन। अच्छा, कैसे? उनका मानना था कि अगर हम ये समझ जाते हैं कि अतीत में अन्याय कैसे हुआ, कौन सी संरचनाओं ने उसे संभव बनाया, तो यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम वर्तमान में उन अन्यायों को दूर करें। ये जिम्मेदारी सिर्फ उपनिवेशवादी ताकतों की नहीं थी, बल्कि आजाद भारत की भी है कि वो पुरानी असमानताओं को मिटाए और समाज के जख्मों को भरे। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतिहास हमें अतीत के अन्यायों का तंत्र सिखाता है, तो वो हमसे आज के लिए भी एक सवाल पूछता है। एक समाज जिसने लंबे समय तक संरचनात्मक चोट झेली हो, उसे खुद को ठीक करने और एक सच्चा लोकतांत्रिक भविष्य बनाने के लिए किस तरह के सामूहिक प्रयासों की जरूरत है? जैसे ही हम इस गहरी चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं, आइए इस विचार पर रुकें। अगर हम उस ऐतिहासिक विरासत को स्वीकार करते हैं जिसकी ओर श्री चंद्र इशारा करते हैं, आर्थिक उथल-पुथल, सामाजिक बदलाव और राजनीतिक संघर्षों की विरासत, तो उस इतिहास का सम्मान करने और एक ज्यादा न्यायपूर्ण भविष्य बनाने के लिए आज हम और आप नागरिक के तौर पर कौन सी छोटी-छोटी नीतियां या काम का समर्थन कर सकते हैं? शायद यही वो सक्रिय नैतिक सवाल है जो श्री बिपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार उम्मीद करते हैं कि उनके पाठक सिर्फ याद रखने के लिए नहीं,
बल्कि कुछ करने के लिए। हाँ, कुछ करने के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। उम्मीद है आज की ये चर्चा हमारे सुनने वालों को पसंद आई होगी। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगली बार किस किताब पर ऐसी गहरी बातचीत सुनना चाहेंगे।